करें? पहले तो आई एम सॉरी, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि पुल जो है उस वजह से थोड़ी देरी हो गई। और पिछली बार मैं आई थी तो ऐसे ही बहुत जल्दबाजी में अदालत के बाहर आपसे बात हुई थी, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग उसको भी बात करना चाहते थे, बात नहीं हुई। आज मैंने कहा आपसे यहाँ मिल के बात की जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया सरकार को बने हुए, और उस वक्त लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा लिया था। कश्मीर में जहाँ बाइकआउट होता था वहाँ भी लोग निकले बड़ी तादाद में, क्योंकि लोगों की मुश्किलात बहुत थी। लोग बहुत तंग आ गए थे, बिजली की वजह से, बिजली फीस की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। और जो उन दिनों में ये बुलडोज़र चलता था, जहाँ किसी गरीब ने कोई 5 मरले 10 मरले पे अपनी वो छत बनाई होती थी, उसको तोड़ दिया जाता था, मुलाजमों को डिसमिस किया जाता था। तो उस वजह से लोगों ने फैसला किया कि एक सरकार को चुनेंगे जो एक मजबूत सरकार होगी, और यही वजह है कि एनसी कांग्रेस अलायंस को तकरीबन 50 सीटें मिली। मेंबर पार्लियामेंट भी इनको मिले, और अब राज्यसभा में भी और जो है 3 मेंबर मिले इनको। तो लोगों ने ये सोच को इनको वोट दिया कि हमें एक मजबूत सरकार चाहिए जो मैनिफेस्टो जो इनका होगा उस पर काम कर सके किसी झिझक के बगैर। मगर आप देखते हैं 1 साल हो गया है, और ऐसे में इलेक्शन आ गया, नगरोटा का इलेक्शन आ गया, बड़गाम का इलेक्शन आ गया, और एक कैंपेन चली। बड़ा अजीब लगता है कि जब उमर साहब से लोग सवाल करते हैं कि हमने आपको इज्जत रखी, बड़गाम के लोगों ने बहुत इज्जत रखी, बहुत बड़ी हजारों की तादाद में उनको लीड दी, तो वो पूछते हैं आप 1 साल से कहाँ थे, तो कहते हैं पीडीपी बीजेपी। वो कहते हैं आपने वादा किया था कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, आपको फ्री बिजली देंगे, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। वो कहते हैं आपने कहा था कि गैस जो है सिलेंडर फ्री देंगे साल के 12, तो यहाँ से कहते हैं पीडीपी। राशन देंगे फ्री, तो पीडीपी। 1 लाख नौकरी देंगे। मतलब हर सवाल का जवाब उमर साहब को बजाय ये कि वो लोगों के पास जाएं, उनको बताएं कि 1 साल में उन्होंने अपने कितने वादे पूरे किए, लोगों की कितनी मुश्किलात दूर कर दी। उनकी जबान पे सिर्फ पीडीपी का नाम आता है, सिर्फ पीडीपी, जैसे मतलब उनको और कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में मुझे हैरानगी हो रही है कि एक इतनी मजबूत सरकार जिसके पास इतना बहुमत हो, इतनी मेजॉरिटी हो, उनके पास लोगों को कहने के लिए एक भी बात नहीं है जिसपे वो लोगों को जाके वोट मांगे। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी, उस पर वोट मांगा। असेंबली का इलेक्शन हुआ, पीडीपी बीजेपी। आज बाई इलेक्शन है, इसमें भी इनको लोगों को कहने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस उमर साहब ने ये कहा था कि मैं स्मार्ट मीटर चीफ मिनिस्टर बनते ही दरिया में फेंक दूंगा, आज वही उमर साहब स्मार्ट मीटर की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि आप सोलर भी लगाओ, उसके बाद हम देखेंगे, जो गरीब होगा उसके बाद देखेंगे बिजली फ्री देने का। इसी तरह सिलेंडर जो इन्होंने किया था वादा, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और आपको पता है गैस की कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है, हर हिसाब से लोगों की कमर टूट गई है। तो ऐसे में पीडीपी के ऊपर एक तो अपोजिशन का बोझ था ही था, मगर इस सरकार की नाकस कारकर्दगी का बोझ भी आ गया है। इन्होंने कश्मीर में घर घर जाके ये कहा था कि जो हमारे जेलों में कैदी हैं हम उनको वापस लाएंगे, अगर वापस नहीं ला सके तो हम उनके केस खुद लड़ेंगे। मगर कुछ नहीं किया। हमने कोशिश की, आखिरकार जब सारे दरवाजे बंद हुए, होम मिनिस्टर को मैंने लेटर लिखा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा, डीजी को लिखा, तो हमें अदालत जाना पड़ा। क्योंकि मैंने देखे, आप यकीन नहीं करेंगे, एक फैमिली है, उसके घर में बाप उसका अंधा है जो कैदी बंद है, उनके घर में कोई गुजारा है। जवान बहनें जिनका एक भाई वो पिछले 7-8 साल से जेल में बंद है, और कोई उनका जुर्म भी अभी तक साबित नहीं हुआ। तो हम मजबूर होकर अदालत चले गए, हम मजबूर होकर असेंबली में रेजोल्यूशन लाते हैं, हम बिल लाते हैं। तो जिनको इन्होंने कहा था कि हम फ्री बिजली देंगे, उनको आज कहते हैं मीटर नहीं लगाओगे तो आप बिजली चोर हो। जिनको इन्होंने कहा था कि जो सरकारी जमीनों में 20-30 साल से लोग रह रहे हैं, उन्होंने छोटे घर बनाए हुए हैं, तो उनको हम मालिकाना हुकूक देंगे, आज उनको कहते हैं कि आप
लैंड ग्रैबर हो, आप ज़मीन चोर हो। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इतनी नाकामी होने के बावजूद जो है, एक साल पूरे हर महाज पे फेल होने के बावजूद कब तक उमर साहब दुनिया में हर जगह प्रोपागंडा पीडीपी बीजेपी करेंगे। जहाँ तक लैंड ग्रैबिंग का सवाल है, जब यहाँ सैलाब आया था मैं गई थी, मैंने देखा यहाँ लोगों ने नालों के अंदर, यहाँ मैं गई थी सिटी में, वो कौन सा लैंड ग्रैबर है जो नाले में 5 मरले 6 मरले पे अपना कोठा खड़ा करेगा जिसको दरिया ने बहा के लिए। लैंड ग्रैबिंग अगर आपको देखनी है, उमर साहब से मैं कहना चाहती हूँ कि जब हमने बिल लाया, वो भी आपकी एश्योरेंस पे लाया कि जब आपने कहा हमें वोट दो, आप जो प्रो पीपल बिल लाओगे, राज्यसभा में हमने वोट दिया, हम उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो डेली वेजर का बिल था, चाहे वो लैंड का ओनरशिप का बिल था। अगर आपने वाकई उमर साहब लैंड ग्रैबिंग की बात करनी है, तो बटंडी में जंगल की जो लैंड है, उस लिस्ट में किसका नाम था? उनको बताना चाहिए लोगों को। जंगल की जो लैंड ग्रैबिंग हुई, जो जमीनी कब्जा जंगल में हुआ, उसमें किसका नाम था? किसने वहां लैंड ग्रैब की है? किसने जंगल की जमीन में मकान बनाए हैं? अगर लैंड ग्रैबिंग, गरीब क्या लैंड ग्रैब करेगा? गरीब 4 मरले 5 मरले 10 मरले मकान बनाता है। अगर आपको लैंड ग्रैबिंग देखनी है तो गुपकार रोड में देख लीजिए, जो सरकारी जमीन है, जो कस्टोडियन की जमीन है, जो 2 कनाल 3 कनाल में शुरू होगी 75-76, जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ, शुरू होगी 3-4 कनाल से आज 100 कनाल तक पहुंची है वो लैंड। तो यहाँ के लोगों को बजाय इसके कि आप उनको किसी किस्म का आराम दे, उनको बिजली चोर बुलाना, क्योंकि वो कहते हैं मीटर मत लगाओ, हमारे फ्री बिजली दो। वो कहते हैं, वो आप उनको कहते हो कि आप ज़मीन चोर हो, क्योंकि गरीब लोग कहते हैं कि अगर मेरा 2 मरले 10 मरले पे मकान है, मुझे हुकूक दो। तो मैंने सोचा कि मैं आप पे इस पे बात करूं कि आज उमर साहब इतने बड़गाम जाते हुए इतने ज़्यादा वो बौखला गए हैं कि वो, मतलब कहते हैं ना, एक मुर्दा जानवर का दूध पीना बार बार, जो विपिंग द डेड हॉर्स। कब तक वो पीडीपी बीजेपी करते रहेंगे? आखिरकार उनको अपनी साल की कारकर्दगी बतानी चाहिए। आज तो पीडीपी बीजेपी सरकार में नहीं है, 10 साल 12 साल हो गए उसको। आज उन्होंने इस 1 साल में क्या किया? आज तो वो मतलब जगह जगह गली गली जाके वहाँ जब लोग सवाल करते हैं बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़कों, मतलब इतना ताज्जुब की बात है। एक वजीर आला जो पिछले 1 हफ्ते से लेके अपने 30, 35, 40 एमएलए लेके बड़गाम में डेरा लगाए हुए हैं, क्योंकि 1 सीट का सवाल है, सरकार नहीं बनानी, पर 1 सीट का सवाल है। उस 1 सीट के लिए एक एक घर घर में उनके एमएलए इस वक्त जा रहे हैं, पूरी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर 1 साल में उनको 1 दिन टाइम नहीं मिला बड़गाम जाके लोगों का हाल पूछो, उनसे बताऊं कि भाई मैंने आपकी सीट छोड़ दी, मगर मैं फिर भी मैं आपका एमएलए हूं, मैं आपका वजीर आला हूं। तो आज जब जवाब नहीं मिलता है तो पीडीपी के इल्जाम लगाते हैं। तो मैंने यही बात आपसे कर दी थी। मुझे मेरा सवाल आपसे है, हाल ही में जो बर्खास्तगी होती है एम्प्लॉइज की, उसमें पहला सिग्नेचर महबूबा मुफ्ती का था, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर थी और उस समय पीडीपी बीजेपी की सरकार थी। वो आपको क्या लगा? नहीं, तो उमर साहब ने उसको क्या किया? उमर साहब ने इस वक्त तो कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, ये कहते हैं कि भाई कोई मिलिटेंसी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, और तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो है एम्प्लॉयज टर्मिनेट हो रहे हैं। तो मुझे बताइए तब उमर साहब ने क्या किया? उन्होंने शोर उठाया, उन्होंने मुझसे पूछा, उनको मुझसे पूछते तो मैं उनको सबूत भी दे देती उस वक्त। आज तो कोई सबूत नहीं है, आज तो जस्ट जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर एक ही है। वो ऑर्डर निकालते हैं और उमर साहब चूं तक नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। अगर उमर साहब में हिम्मत है तो बात करें ना। वो अपने एडवाइजर जिनको बनाना है उसके लिए तो एलजी साहब के साथ वो रोज झगड़ा करते हैं कि भाई इनको मिनिस्ट्रियल स्टेटस देना चाहिए। ट्रांसफर, छोटी छोटी ट्रांसफर के लिए झगड़ा करते हैं कि मैं ट्रांसफर करूंगा, एलजी ऑफिस नहीं करेगा, उसके लिए लड़ते हैं। तो ये जो मुलाजिम निकाले गए हैं इनके लिए भी लड़ना चाहिए। अगर महबूबा मुफ्ती ने किसी को टर्मिनेट किया है तो उसमें वजह रही होगी, मगर आज कौन सी वजह है? और क्या उमर साहब ने उस वक्त मुझसे सवाल किया आप ऐसा क्यों कर रही हो? जी महबूबा मुफ्ती जी, एक इल्जाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बार बार लगाया जाता है, पीडीपी भी कहती हैं और स्वयं आप भी कहती हैं, उस पर आपका क्या जवाब
میں نے کہا نا ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی مردہ جب کوئی جانور چلا جائے تو اس کا دودھ دھوتے رہتے ہیں, یہ ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں. ان کو پوچھئے کہ آپ نے کہا تھا میں سمارٹ میٹر نہیں لگاؤں گا, فری بجلی دوں گا, کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دوں گا, کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا پرزنرز کو واپس لاؤں گا, کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا میں ٹرمینیشن آف امپلائیز کا روکوں گا, کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا 12 گیس سلنڈر سال کے فری دوں گا, کہاں ہے؟ 10 کلو راشن فری دوں گا, کہاں ہے؟ کرپشن ختم کروں گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ اس وقت مائننگ اور دوسرے میں جتنی کرپشن آج ہو رہی ہے اوور آل, شاید ایل جی ایڈمنسٹریشن میں اتنی کرپشن نہیں. تو کیا کیا انہوں نے؟ ڈسٹرکشن کی جو شروعات ہے جموں کشمیر میں جب بھارتیہ جنتا پارٹی اور پی ڈی پی نے مل کر یہاں پر سرکار بنائی تب سے شروع ہوئی. اس میں کچھ چیزیں انہوں نے گنائی کی, جی ایس ٹی کی شروعات آپ نے کی, CBC ایکٹ 2002 آپ لوگوں نے اسے یہاں پر امپلیمنٹ کیا, اور 2016 کی انریسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی دیر. اور 2010 میں جو مسل میں فیک انکاؤنٹر ہوا, شپین میں ریپ اور مرڈر ہو گیا 2 لیڈیز کا, اس کے بعد 2010 کا انریسٹ ہوا, اس کے ذمہ دار کون تھے؟ افضل گورو کی پھانسی کا ذمہ دار کون تھا؟ محبوبہ مفتی میں تو کوئی فیک انکاؤنٹر نہیں ہوا میرے ٹائم میں. میرے ٹائم میں تو کوئی خدا نہ خواستہ ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں نے 2 منسٹر ڈراپ کیے. تو عمر صاحب نے کیا کیا؟ اگر آپ if you keep on beating the dead horse, کیونکہ اگر عمر صاحب کے پاس آج اپنے 1 سال کی کارکردگی کے لیے کچھ کہنے کے لیے ہوتا, انہوں نے کچھ کیا ہوتا, تو ان کو محبوبہ مفتی کا سہارا نہیں لینا پڑتا, پی ڈی پی کا سہارا نہیں لینا پڑتا. نگروٹا میں اسپیچ کے دوران عمر عبداللہ میں اپنی حصے داری کے لیے دیں گے سرکار بنانے کے لیے, آپ کو نہیں لگتا یہ بڑا ریزن ہے عوام سے ووٹ مانگنے کا؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ عمر صاحب جس طرح پچھلے 1 سال میں انہوں نے سرکار چلائی, ناکام ہو گئے ہیں, ہر ایشو پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, ہر ایشو میں وہ کہتے ہیں اپنی جو ان کو اپنے کام کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, مگر جو لوگوں کے کام ہیں اس میں کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا. تو اس میں اس وقت عمر صاحب بڑگام کا ماحول دیکھ کے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے بڑگام میں لوگوں کی زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ آپ 1 سال کہاں رہے عمر صاحب, ہماری مفت بجلی کہاں ہے, ہمارے مفت گیس سلنڈر کہاں ہے, ہمارے روزگاروں کا, نوجوانوں کا روزگار کہاں ہے. تو اب وہ تھریٹننگ کرتے ہیں, یعنی دھمکی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے سرکار کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالا تو پھر آپ کیا کرو گے, ہم سرکار میں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں آپ تو سرکار میں 1 سال سے ہو, آپ نے کون سا بھلا کیا ہمارا جو آپ کہتے ہو یہ سیٹ بھی ہماری جولی میں ڈال دو. کیونکہ بڑگام کے لوگ بھی ان کو کہتے ہیں آپ 1 سال سے MLA نہیں چیف منسٹر ہو, تو چیف منسٹر بن کے جب آپ نے ہمارا بھلا نہیں کیا تو آج آپ کہتے ہو آپ ہمارے MLA کو ووٹ دو, پھر وہ منسٹر بنے گا تو وہ کیا کمال کرے گا. عمر عبداللہ, ایک منٹ, عمر عبداللہ از تھریٹننگ, وہ دھمکی دے رہے ہیں, سرکار کو ایک ویپن بنا کے, ایک ہتھیار بنا کے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم کو ووٹ نہیں دیا ہم سرکار میں ہم پتہ نہیں کیا کریں گے. محبوبہ جی, بہار کے الیکشن عمر عبداللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جموں کشمیر میں اسٹیٹہوڈ نہیں مل رہی یا اسٹیٹہوڈ نہیں ہے تو اس کا کارن آپ ہیں. دوسرا آپ نے الزام لگایا تھا CM عمر عبداللہ پر کہ وہ دلی جاتے ہیں, بھاجپا سے ملتے ہیں, لیکن انہوں نے ٹویٹ پہ آپ کو جواب بھی دیا ہے کہ ہمارا بھاجپا کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ عمر صاحب کو PDP کا بھوت سوار ہو گیا ہے. عمر صاحب کو معلوم ہے کہ اگر جموں کشمیر میں کوئی جماعت جو ان کا بیٹر آلٹرنیٹو ہو سکتی ہے اور پروو بھی کیا ہے وہ PDP, اس لیے ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے PDP کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے. نہیں تو ہمارے پاس 3 MLA ہیں, اسمبلی میں ہمارے ریزولوشن ہمارے بلز وہی چلتا ہے اور تو کچھ نہیں چلتا ہے. ہم نے لایا لینڈ کا بل, ہم نے لایا کہ فیس معاف ہونی چاہیے, 1 ٹائم معاف ہونی چاہیے غریب لوگوں کی فیس, ہم نے لایا ڈیلی ویجرز کا بل, وقف پہ ہم نے بل لایا. تو سب کچھ تو PDP 3 MLA لے کے کرتی ہے. تو 3 MLA سے اتنا ڈر لگتا ہے, وہ سوچتے ہیں اگر چوتھا بھی آ گیا تو پھر کیا کریں گے. اسی لیے محبوبہ جی, محبوبہ سے کہا جا رہا ہے کہ 2000 اب انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ رہا ہوگا؟ دیکھیے مجھے تو معلوم نہیں ہے. رانا صاحب, اگر آپ یاد کریں گے جو رانا صاحب جو چلے گئے اس دنیا سے, انہوں نے کئی بار ذکر کیا کہ 2014 میں وہ اور عمر صاحب کئی بار جو اس وقت امت شاہ صاحب ہوم منسٹر نہیں تھے, وہ پریزیڈنٹ تھے, کہ ان کے پاس چلے گئے ملنے کے لیے کہ بھئی ہم ریڈی ہیں آپ جو کہو گے. یہ رانا صاحب کے الفاظ ہیں, میں اس میں خود میں نہیں جانتی. مگر 370 ختم کرنے سے پہلے 2 دن پہلے فاروق صاحب
उमर साहब और जो इनके मेंबर पार्लियामेंट मोदी जी से मिले, वहाँ क्या बात हुई अल्लाह ताला जानता है। इसलिए इनका आपस में क्या किस्म से ताना बाना है, क्या है, वो मुझे मालूम नहीं। मगर अगर 1 साल की आप कारकर्दगी देखिए उमर साहब की, जो चीज़ें बीजेपी ने 2019 से इम्प्लीमेंट की वो आज भी चालू है और उमर साहब बात नहीं करते उनके। महबूबा जी का जो मसला है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सॉल्व कर पाएगी, क्योंकि वो बार बार कहती है कि हमने लगाया है और पक्का भी हम ही करेंगे, पर आज तक डेली वेजेस की बात नहीं की जा रही। देखिए डेली वेजेस का जहाँ तक सवाल है, मैंने अपने वक्त में उनका बायोमेट्रिक करवाया था। हमने 520 520 SRO 520 उस वक्त मेरे ख्याल में कोई लाख के करीब डेली वेजेस रजिस्टर भी किए थे, फिर सरकार गिर गई। मैं इंसानियत के नाते पे इनके साथ हूँ, क्योंकि आपने देखा ये जो गरीब से गरीब तक डेली वेजेस तो बड़े आदमी का बच्चा तो नहीं बनता या बच्ची नहीं बनती, ये बहुत गरीब होते हैं, चाहे PHE हो, एस्टेट्स हो, RNB हो, हेल्थ में देखा होगा आपने, या स्कूल में देखा बहुत ही बूढ़ी औरतें अभी भी खाना पकाती हैं, झाड़ू लगाती हैं और डेली वेजेस हैं। तो इंसानियत के नाते पे हमने इनके लिए एक बिल लाया था कि भाई इनको आप रेगुलराइज कर लीजिए, मगर उसको भी एंटरटेन नहीं किया गया। ये एक इंसानी इशू है। मेरी गुजारिश भी होगी उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप इनको, अगर आप नया SRO नहीं लाना चाहते हैं, हमने जो SRO लाया था उसी के तहत आप इनको रेगुलराइज करें। महबूबा जी बिहार इलेक्शंस में अब महबूबा जी महबूबा जी बिहार की गिरिराज सिंह ने ये बयान दिया है कि जितने भी मिलिटेंट मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं वो एक ही धर्म के क्यों होते हैं, और उन्होंने साथ में इसका पहलगाम का भी रेफरेंस दिया है कि पहलगाम में जिस तरह से जो कुछ हुआ वो भी एक धर्म और उसके मकसद से जुड़ा हुआ था। क्या कहेंगे? गांधी जी को किसने मारा था? एक मिनट, गांधी जी को किसने मारा था? इंदिरा जी को किसने मारा? राजीव गांधी जी को किसने मारा? मुझे बताइए वो कौन थे? और आज भी गांधी जी के फोटो को कौन सी सबसे बड़ी जो टेररिस्ट है गोली मारती है, जो पार्लियामेंट में पहुंची? ये गिरिराज जी को मेरी तरफ से उससे जब सब जवाब देंगे वो कौन था, उनका नाम क्या था, उसके बाद वो बात करें। उमर साहब ने जब हमने वो बिल लाया, हमने कहा जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने की जगह नहीं है, 20-30 साल से कहीं उन्होंने 2 कमरे कमरा बनाया है, उनको मालिकाना हुकूक दे दीजिए जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं। तो उमर साहब ने कहा मैं लैंड ग्रैबर्स यानी ज़मीन चोरों को ज़मीन नहीं दूंगा। मगर ज़मीन चोरी की सबसे बड़ी मिसाल आपको बटंडी में मिलेगी, जिसमें इनके भी उस लिस्ट में इनका भी नाम है। फारूक साहब ने जो मकान बनाया था उसका भी नाम है। आप देखिए गुप्का रोड, जब इंदिरा शेख अकॉर्ड हुआ तो लगता था लोगों को पता नहीं अब कितने बड़े बड़े काम होंगे। जो सबसे बड़ा काम उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने किया, गुप्का रोड कश्मीर की सबसे बढ़िया ज़मीन मानी जाती है। उसको, उसमें कस्टोडियन लैंड था, गवर्नमेंट लैंड था, मेरे ख्याल में 1 रुपये 1 कनाल लीज कर दिया अपनी फैमिली को। और अगर उस वक्त वो 4 कनाल या 5 कनाल थी, इस वक्त वो लैंड 100 कनाल उनके पास है। तो अब बताइए लैंड ग्रैबर कौन है सबसे बड़ा? जी एक सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह आप सभी रीजनल पार्टी, आप सब जो है वो केंद्र सरकार की नीतियों पर हमेशा जो है सवाल खड़ा करते हैं। आज तो मैंने सारे सवाल उमर अब्दुल्ला की सरकार पे किए। मैं एक सवाल मैम आपसे करना ये जरूर चाहूँगा कि अगर कल को जिस तरह कहते हैं कि सियासत में कोई भी फॉरएवर कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, जिस तरह आज उमर अब्दुल्ला पर या नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी के साथ अलायंस जो है की जाती है, अलायंस आपका भी था, लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है वो कश्मीर और जम्मू कश्मीर दोनों को देखकर जो है चुनाव में जो जीतता है उसकी सरकार बनती है। बिना कश्मीर के रीजनल पार्टीज के वोटिंग की विनिंग की वजह से जम्मू की सरकार नहीं बन सकती। तो केंद्र की जो नीति है, क्या इन फ्यूचर कभी आपको अगर दोबारा मौका मिलता है PDP को केंद्र के साथ सरकार अगर मिलकर जो है बनाने का बीजेपी के साथ, क्या आप उसका साथ दोबारा चाहेंगे कि बीजेपी? ये क्या सवाल हो गया? इतना आपने वो बांधी। और मेरे ख्याल में कि हम अभी जो जम्मू कश्मीर के साथ जो बीजेपी ने किया, हमने बीजेपी से सरकार बनाई थी और हमने रोका उनको 3 साल 370 खत्म करने से। हमने 12,000 नौजवानों के FIR वापस किए, हमने सीज फायर कराए, हमने 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए। यानी मैंने अपना एजेंडा चलाया, PDP का एजेंडा चलाया। सारे बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर, अरुण जेटली जी को लेके राजनाथ सिंह को और मिनिस्टर हुर्रियत के दरवाजे पे गए कि हमसे बात करो। ये हमारी उस वक्त की अलायंस थी।
जो हो सकती आपको है। लगता है ये पूर्ण राज्य का दर्जा जो आप लोग जो बात कहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, बिना बीजेपी सत्ता में आए हुए आप लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा दे पाएंगे? मैं पूर्ण दर्जे की राजधानी की बात ही मैं कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान ढूंढो। जम्मू कश्मीर को आपने पिंजरे में बंद करा है, इसको हर तरफ से खोलो, चित्तगढ़ का रास्ता खोलो, करगिल अस्करदू खोलो, जम्मू कश्मीर को जम्मू को गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया बनाओ, फिर कश्मीर जाओ, फिर यहाँ करगिल से, फिर ले से, ताकि जम्मू कश्मीर सांस ले सके, खुल के जी सके और तरक्की कर सके। ये मेरा कहना है। थैंक यू।